नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आए हैं। वो है आने वाले समय में 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उस पर मैं बात करूंगा। चंद्र चंद्र ग्रहण इस बार सबसे अच्छी बात है कि चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देने वाला है। तो भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उन तंत्रज्ञ मांत्रिकों ज्योतिषों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठतम समय है जिनको मंत्र साधना की सिद्धि करनी है। और उन लोगों सात्विक उपासकों के लिए भी ये श्रेष्ठतम समय है जिनको अपने इष्ट मंत्र के द्वारा अपने कार्य की सिद्धि करनी हो। तो उन सारे लोगों के लिए और आज मैं एक और विशेष रखूंगा इसमें एपिसोड ये कि 12 राशियों का फल क्या रहेगा उस पर हम विवेचन करेंगे संक्षिप्त में, क्योंकि 12 राशि हर एक को डिटेल में करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उतना ही मैं करूंगा जितनी आवश्यकता है। पहले बात करता हूँ ग्रहण है क्या। ग्रहण होता है जब चंद्रमा के साथ में राहु ग्रस्त कर देता है, तब चंद्रमा ग्रहण बनता है। उसी प्रकार जब राहु सूर्य को ग्रसित कर देता है उस समय पर अमावस्या को लगती है खगा सूर्य ग्रहण। और इस बार ग्रहण लगा है चंद्रमा जी के ऊपर। तो आ रहा है 7 सितंबर कल रात को 9:58 पर। कुछ ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि 9:30 पर 7 सितंबर को यह ग्रहण शुरू हो जाएगा। पर मैं जो देख पा रहा हूँ मेरे मत के अनुसार 9:58 यानी 9:58 PM ऑन 7 सितंबर 2025 तब ये ग्रहण शुरू होगा। और ये 3 घंटा तक रहेगा। तकरीबन रात को यानी अगले दिन जो शुरू हो जाएगा रात को 1:26 यानी 8 सितंबर रात को 1:26 पर यह ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। तो एक प्रकार का 3.5 घंटे तक का ये पूरा ग्रहण काल हमें मिलता है। तो जितने भी ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञानी हैं, योगी है, सन्यासी गण हैं, मंत्रज्ञ हैं, ऑकल साइंस के जितने कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए बिल्कुल ही स्वर्णिम और अवसर है। और क्यों ना हो, ये है ही इतना पवित्र पर्व कि यहाँ पर कोई भी मंत्र साधना यदि आप सिद्ध करते हो तो उसमें विशेष सफलता मिलती है। ये बात रही उन लोगों के लिए, बात रही कि समय क्या था। अब बात होती है कि क्या ये सबको लागू होगा। हाँ, 12 के 12 राशि वालों को ये लागू होगा। अंतिम में मैं अपने 12 राशि वालों के लिए क्या असर होगा 7 सितंबर पर उन 12 राशियों के ऊपर, उस पर हम विवेचन करेंगे। उससे पहला, ग्रहण जब भी आता है तब ये देखा गया है आमतौर पे कि ग्रहण से 90 दिन पूर्व और ग्रहण से 90 दिन बाद में उस पूरे क्षेत्र पर जहाँ जहाँ ग्रहण असर करता है उस पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 7 सितंबर से पहले भी आप देखोगे बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। वो है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाना, यूक्रेन और रशिया वॉर में और भी बढ़ोतरी होना, पाकिस्तान का भारत के साथ में और भी ज़्यादा वैर भाव रखना, इंटरनली बहुत सारी डिस्प्यूट होना इंडिया लेवल पे, ये हम सारी चीज़ें देख रहे हैं 90 दिन पहले। अब जैसे 7 सितंबर पार होगा यानी 8 सितंबर के बाद आने वाले 90 दिन तक आपको न केवल भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे विश्व में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभाव दिखाई देगा। क्योंकि ग्रहण है तो वो नकारात्मक ऊर्जा जरूर देता ही देता है। खैर, ये बात होगी क्या असर दिखाए विश्व स्तर पर। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये ग्रहण कहाँ लग रहा है। ये लग रहा है कुंभ राशि के अंदर में। तो कुंभ राशि के तो इसका ये नहीं कि बाकी राशि को कुछ असर नहीं होगा, 12 की 12 राशि को भी असर होता है। क्योंकि जो जिस लग्न में जिस राशि में पड़ता है उसके साथ साथ में उसके 12 जो उसके जो 11 बाकी जो राशियां हैं उन पर भी उसका प्रभाव होने के कारण सब पर इतना ही इक्वल अनुभव होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव अनुभव करता हो। अब पहले 12 राशि करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें चाहिए कि 9:58 पर पहले ही स्नान कर ले, आसन आसन बिछा दे, सफ़ेद लाल या पीला जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पुरुष हो तो धोती पहन ले। उसके पश्चात और धोती पहनने के पश्चात चाहिए कि सामने पंचपात्र उसमें पानी डाल दे और घी का दिया जलाए, एक चौरंगी बाजोत के ऊपर आसन रख के घी का दिया जलाए, सामने भगवान गणपति महाराज और अपने सदगुरुदेव का चित्र या छवि या मूर्ति स्थापित करें। अगर गुरु आपके ना हो, आध्यात्मिक गुरु, तो आप शिव को ही गुरु मान सकते हैं। और शिव की छवि हो या शिवलिंग हो या नो ना भी हो तो केवल एक सुपारी रखकर या फिर उसी अग्नि यानी जो दिया है उसको ही साक्षात परमात्मा भगवान सदगुरुदेव मानकर उनकी मनि मन पूजन करें। और आपको गणपति का पूजन करना है।
जैसे आप करना चाहते हो, चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। उसके पश्चात आपको चाहिए कि आप अ, अपने गुरु महाराज का मन ही मन करें। गुरु जिनके नाम हो उसको शास्त्र कहते हैं कि भगवान सदाशिव को ही अपना गुरु माने, उनको वरण करें, उनका ही मानसिक पूजन करें। और उसके पश्चात आपको चाहिए, आपको गणपति का एक मंत्र का जाप करें, ओम गंग गणपते नमः। उसके पश्चात शाम सदाशिव ये नाम जप है भगवान शिव का, वही उसकी एक माला कर दें। और उसके पश्चात आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का एक माला या 11 माला जप करें। और उसके पश्चात लक्ष्मी का बीज मंत्र का एक माला और जप करें, श्रीम श्रीम श्रीम, या ग की ध्वनि के साथ श्रृंग श्रृंग श्रृंग। और अंतिम में कनकधारा स्तोत्र के 1, 5 या 11 पाठ आपको करना है। उसके बाद विमलीकरण यानी कि वापस आपको लक्ष्मी की एक माला करनी है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करनी है। और फिर उसी क्रम में जब हमने शुरुआत किया, भगवान गुरुदेव महाराज की शाम सदाशिव इसकी एक माला करनी है। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा उन साधकों के लिए जो रात को साधना, लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं। वो आप देखेंगे कि ग्रहण काल में अगर वो साधना शुरू करते हैं तो उसको बहुत ही विशेष लाभ होता है। और जो लोग नित्य पाठ करना चाहते हैं उनको चाहिए कि पूरे 40 दिन का इस कनकधारा स्तोत्र का अनुष्ठान रखें। नित्य 11 पाठ का जो क्रम मैंने अभी बताया था उसी प्रकार से 40 दिन तक रखें, तो आपको देखोगे बहुत ही ज्यादा अनुकूलता आपको जीवन में मिलने शुरू हो जाएगी। और 40 दिन के बाद आपको चाहिए नित्य एक बार पाठ करें, गणपति गुरु की एक माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला, और फिर लक्ष्मी बीज की श्रृंग या श्रृंग इसकी एक माला, और फिर कनकधारा का एक स्तोत्र पाठ। ये क्रम आपको फिर नित्य करना है 40 दिन के बाद। तो ये तो बात हो गई साधना की उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से संपन्नता चाहते हैं, उसके लिए कनकधारा साधना का ये क्रम रहा। अब मैं बात करता हूँ 12 राशियों में क्या फल रहेगा। 12 राशियों की अगर मैं बात करूँ, पहले आती है मेष राशि। मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में ये एकादश यानी कि 11वें भाव में चंद्रमा और राहु आता है उस दिन, तो इसीलिए विशेष रूप से आपको लाभ तो देगा, क्योंकि राहु 11वें भाव में जब भी आते हैं वो लाभ ही लाभ देते हैं। ये बात अलग है, लोग उसको एक गलत तरीके से लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है आपके मन में लोभ आ जाए, पैसे कमाने की इच्छा हो, और आने वाले 90 दिन तक, क्योंकि मैंने कहा था 90 दिन तक इसका असर देता है, ना केवल 90 दिन, उससे पहले भी 90 दिन, यानी एक प्रकार से ग्रहण का 6 महीने तक असर आता है। तो 90 दिन तक, 7 सितंबर से आगे तक मेष राशि वालों को बहुत ही धन लाभ होगा। साथ ही साथ उनको शायद ये इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा 11वां और 12वां भाव में जब आते हैं तब धन किसी को देना नहीं, यानी आपको नकद पैसे किसी को देने नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो लेकिन पैसे किसी को दे नहीं, क्योंकि पैसे देंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ के बदले हानि ही होगी। वो पैसा वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा, चाहे व्यापार में हो या पर्सनली, चाहे आपका मित्र हो या कोई भी हो, आपको पैसे नहीं देने हैं आने वाले 90 दिन तक। 7 सितंबर की बात कर रहा हूँ। उसके पश्चात आपको ये संभव हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं पे पीठ का दर्द या एब्डोमिनल पेन हो सकता है मेष राशि वालों को। और कहीं न कहीं पुत्र से या आपको कोई ना कोई कष्ट हो सकता है आपकी तरफ से, मतलब आपको कष्ट मिल सकता है अपनी संतान की तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी संतान संभव है कि पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान दें आने वाले 90 दिन तक। आपकी रुचि बढ़नी चाहिए अ, अध्ययन के लिए आने वाले 90 दिन तक। तो आपको चाहिए जितना आप अध्ययन कर सको, पुस्तक पढ़ सको, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सको, सूर्य से संबंधित स्तोत्र पढ़ सको, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जहाँ अध्ययन की बात की जाती है, सूर्य ग्रहण के समय पे मेष राशि वालों को चाहिए कि वे सूर्य की उपासना करें, या सूर्य भगवान का 1000 नाम, यदि संभव हो तो 12 नाम, या फिर 1000 नाम, या सूर्य मंत्र की 1 या 11 माला का जाप अवश्य करें उस दिन। तो ये बात रही मेष राशि वालों के लिए। अब आता हूँ वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए, और हाँ एक और बात बताना भूल गया कि मेष राशि वालों में द्वादश भाव में 12th हाउस में शनि महाराज का वहाँ आगमन है उस दिन। तो ये संभव है कि पैरों में आपको दर्द हो सकते हैं, चोट लग सकती है, या एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो आने वाले 90 दिन तक आपको चाहिए कि आप एक्सपेंस को होल्ड करके रखें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सेविंग कर दें। अन्यथा आपको, जितनी आप सेविंग्स कर रहे हो उससे ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ेंगे आपको। तो आपको चाहिए कम कम के कम, जितना कम हो सके कम खर्चे करें, तो आपके लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। फिर आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले के लिए
10वें भाव में जो कर्म स्थान है, जो पिता का स्थान है, वहां पर कहीं न कहीं पे चंद्रमा और राहु का आगमन वहां पर आया है। इसीलिए उनको कहीं न कहीं पे वर्क स्पेस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। ये संभव हो कि जॉब पे इंस्टेबिलिटी आ जाए, ये संभव हो कि जॉब पर कोई फीमेल कलीग की तरह द्वारा आपको हानि पहुंचाया जाए, आपको डिफेम किया जाए। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका डिमोशन हो सकता है, या ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं पे आपको प्रमोशन होते होते आपका काम रुक जाए। आपको चाहिए 90 दिन तक किसी भी अपने कलीग्स या बॉस के साथ झगड़े ना करें। ट्राई टू मेंटेन अ डिप्लोमेसी रिलेशनशिप वेर एट द वर्क स्पेस और इवन एट द पर्सनल स्पेस, क्योंकि चौथे भाव में बुध और सूर्य और केतु का वहाँ स्थान है। तो ये संभव है कि आपके पिता के साथ आपके कहीं ना कहीं पे अनबन बनी रह सकती है, या पिता के साथ झगड़े हो सकते हैं। और आपको चाहिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, जितना हो सके वाणी पर कंट्रोल रखें। और जहाँ उपासना की बात आती है, उस दिन मैं कहूँगा कि क्योंकि मंगल वहाँ पंचम भाव में रहेगा, तो वृषभ राशि को चाहिए कि कार्तिकेय भगवान की उनको ओम ह्रीम शर्वणा भव इस महामंत्र की, कार्तिक भगवान की 11 माला वृषभ लग्न वालों को चाहिए, वृषभ राशि वालों को इसका मतलब आप करें ओम ह्रीम शर्वणा भव। और साथ ही साथ क्योंकि एकादश भाव में शनि आ जाएंगे, तो ये संभव है कि आपके 90 दिन से लेकर आने वाले 6 महीने तक ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे जो काफ़ी मैच्योर होंगे। आपके लाइफ में नए नए मित्र आएंगे, और ऐसे अच्छे मित्र आएंगे जो आपको सही सलाह देंगे, जो आपसे आयु में बड़े होंगे, और साथ ही साथ आपको मदद करेंगे सही निर्णय लेने में, आपको उत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। और आपको चाहिए कि आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें आने वाले 3-6 महीने तक, तो आपके लिए काफी लाभदायी जरूर रहेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि में जो इनका आ रहा है, क्या कहते हैं, चंद्रमा और राहु का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो आ रहा है हमें दिख रहा है इसके अंदर में 11वें भाव के अंदर में, वो आता है उनके नवम भाव में। अब नवम भाव में आने के कारण ये एक इंडिकेशन देता है कि आपको डोनेशन करना है। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो। यदि उस दिन आपको तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य मिल जाए, तो आपको अवश्य ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ में अगर सूर्य ग्रहण में आप रहो तीर्थ पर, और सूर्य को अर्घ्य दो, या गंगा जल में या किसी तीर्थ में स्नान करो, तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है ग्रहण काल में। फिलहाल इस दिन आपको चाहिए कि आपको विशेष रूप से डोनेट करना है तीर्थ यात्रा का। अगर आपको समय में जरूर भ्रमण करना चाहिए। साधु संन्यासियों को और भिक्षुकों को आपको अवश्य अन्न दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए उस दिन। और साथ ही साथ ये भी संभव है कि आपका भाग्य का सितारा उस दिन से बदल जाए, और आपको ऐसे कुछ सुयोग मिल जाएंगे जहां से आपको धन प्राप्ति के आयोग बन जाएंगे, जहां आपका रुका हुआ जो काम है वो भी बढ़ने लगेगा। आपको चाहिए अपने गुरु महाराज का, जो स्पिरिचुअल गुरु अगर आपके हैं, तो उनको उस दिन उनका पूजन करें, उनका पैर धोए। और साथ ही साथ जो आपके सही में स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई कहने के लिए गुरु नहीं। और साथ ही साथ गुरु का मान सम्मान और दक्षिणा जरूर दें। और साथ ही साथ 12वें राशि में उस दिन, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 10th हाउस में वहाँ शनि महाराज बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका काम रुकाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये रहेगा कि काम रुक जाएगा। तो आपको नवम भाव एक्टिवेट होने के कारण, जो कि चंद्रमा राहु वहाँ है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कार्य आपको होगा आने वाले 90 दिन तक। और ये भी संभव हो सकता है क्योंकि चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हैं एकादश राशि में, और वो भी नवम भाव में। तो वृषभ मिथुन राशि वालों को ये संभव हो कि माँ बीमार हो सकती है, ये माँ अगर आपके साथ में यात्रा कर रही, वो बीमार भी पड़ सकती है। और साथ ही साथ आपके घर परिवार की परिस्थिति बदल सकती है, और भाई के साथ आपको अपने संबंध मधुर हो सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे। और अगर मैं उपासना क्षेत्र की बात करूं, तो मिथुन राशि वालों के लिए चाहिए कि नरसिंह भगवान का यदि इष्ट रखा जाए, या नरसिंह महामंत्र का जाप किया जाए उस दिन, तो उनके लिए अति श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर आता है कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न वालों के लिए उस दिन अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति रहेगी, और शनि महाराज की स्थिति नवम भाव में रहेगी, जिसके कारण उनको ट्रैवलिंग में हो सकता है कि या फिर ट्रैवलिंग लेट हो, या फ्लाइट में सो जाए, या ट्रेन लेट हो जाए, या फिर तो ट्रैवलिंग में दिक्कत हो लॉन्ग टर्म की। 9th हाउस हम देखते हैं ट्रैवलिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपकी लंबी मुसाफरी में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं पे बाधा आ जाए, आपको रुकावटें आ जाए, पैरों में चोट लग सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपको जांघों के आसपास पर भी दर्द हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए जब
अष्टम भाव में चंद्रमा राहु आ जाएगा तो ये हो सकता है कि आप छुपाने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाए, आप काफी ही सीक्रेट हो जाए अपनी, और आपका कैश डूबने का फुल ऑन का चांसेस, बिकॉज चंद्रमा है वो क्या है, वो एक है कैश का कारक। तो इसीलिए आपका लिक्विड कैश खराब हो सकता है। आप चाहे किसी को उधारी मत दीजिए आने वाले 90 दिन तक, जब तक चंद्रमा और राहु की स्थिति है आपको चाहिए किसी को पैसे ना दे। और आपको कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो जल्दी से डायग्नोस ना हो, क्योंकि राहु केतु जहाँ जाते हैं और ये अष्टम भाव आयु का स्थान है, बीमारी का भी स्थान माना जाता है और मृत्यु का भी स्थान माना जाता है। तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है और कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो जल्दी से डायग्नोस ना हो। तो आपको चाहिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उपासना क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए अगर मैं पंचम भाव को देखूं तो वहाँ अष्टम राशि आती है, तो इसीलिए कर्क राशि वालों को चाहिए कि उनको भगवान कार्तिक महाराज का मंत्र जाप करें, ओम ह्रीम सर्वना भव। एक श्रीफल लेकर उसी दिन अगर कार्तिक भगवान के मंदिर में अर्पित कर दे, सगुण के साथ, यानी सास गहरी लेनी है, होल्ड करना है और नारियल अर्पित कर देना है। और उसके बाद घर आकर 11 माला भगवान श्री गणपति कार्तिकेय महाराज, उससे पहले गणेश और गुरु की एक एक माला अवश्य करनी है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि क्या असर देता है। सिंह राशि में हम देखते हैं कि सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु आने के कारण आपकी मैरिटल लाइफ में हो सकता है आने वाले 90 दिन, यानी सितंबर 7 के बाद कुछ इश्यू आ सकता है। और उस दिन अनबन बन सकती है पार्टनर के साथ में, बात बात में चिड़चिड़ापन आ सकता है। और ये भी संभव हो सकता है आपको अपने भाइयों के साथ में घर परिवार में हल्के से डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्योंकि मंगल महाराज वहाँ द्वितीय भाव में उपस्थित रहेंगे। तो घर परिवार वालों के साथ संभव है कि कहीं न कहीं के आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और आपको ये भी है कि आंखों में दर्द या सिर में दर्द हो सकता है, या हेयर फॉल होने के आपके चांसेस तब बढ़ सकते हैं। और अब बहुत ही ज़्यादा गोपनीय बन जाओ, सीक्रेट बन जाओ, आपको डर लगेगा लोगों से कनेक्ट करने के लिए। पर आपका एक नेचर सातिर न सातिर जो बना है, जो कनिंग नेचर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो आपकी स्मार्टनेस बढ़ने लगेगी, आप काम में कुशल होने लगोगे। साथ ही साथ आपको विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ पर द्वादश भाव में 4 नंबर राशि में कर्क में आ चुका है वहाँ पर। तो पॉसिबल है कि आपको विदेश यात्रा का भी आपको सुख मिले, या आप जाने की सोचो भी। और धन की वृद्धि भी अवश्य ही होगी आने वाले समय में, कि शुक्र वहाँ जब द्वादश भाव में बैठ जाते हैं उसको हम कहते हैं लक्ष्मी योग। तो दैट इज अबाउट द सिंह राशि। और सिंह राशि के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ धनु पंचम भाव में रहेंगे, तो उपासना क्षेत्र के लिए इन लोगों के लिए सबसे अच्छा है विष्णु महामंत्र का जाप करना। विष्णु देवता यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी की किसी भी रूप में, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे वो राधा ही क्यों ना, कि राधा और कृष्ण एक ही है, और चाहे तो नरसिंह भगवान का किसी भी विष्णु स्वरूप का मंत्र जाप कर लेने से उनको विशेष लाभ मिलेगा। 11 माला विष्णु मंत्र की जाप करें, या फिर श्रेष्ठ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का आपको जप करना है। और उसके पश्चात हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि में जो आते हैं 11 नंबर राशि में, छठे भाव के नब, छठा भाव है रोग ऋण और रिपु का। और इसीलिए यह संभव है कि 7 सितंबर के बाद आपको एब्डोमिनल पेन या लोअर बैक पेन में आपको हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ही शांत रहें, और डायग्नोसिस जैसे भी आपको हो तुरंत आपको मेडिकेशन लेनी, सेल्फ मेडिकेशन का आपको बचना ही बचना, क्योंकि राहु वहां पर है। तो आपको एक क्या कहते हैं इल्यूजन ला सकते हैं कि नहीं मुझे तो ये है ही नहीं, या आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि राहु का काम होता है भ्रमित करना। और 6 हाउस में चंद्रमा आ रहा है, तो ये भी संभव है कि माँ के साथ में माँ को कष्ट हो सकता है, या माँ आपकी बीमार भी पड़ सकती है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, आपके राइवल शत्रु लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपको डिफेम करने का प्रयास कर सकते हैं। और इसीलिए आपको चाहिए कि आप उस दिन भी उपासना अवश्य ही करें। और उपासना उस दिन सबसे श्रेष्ठ आपके लिए मैं मानता हूँ कन्या राशि वालों के लिए, वो है शनि महाराज की। शनि महाराज की अगर उपासना करेंगे श्रेष्ठ रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस महामंत्र की गुरु और गणेश मंत्र के एक एक माला के पश्चात इस महामंत्र की 11 माला या फिर 11
शनि चालीसा, और इसमें संभव हो तो 11 हनुमान चालीसा भी पढ़ ले, क्योंकि हनुमान के साथ में शनि महाराज काफी श्रेष्ठ फल देते हैं, और उनको वो वरदान भी है, जो भी मेरी उपासना करेगा हनुमान जी की, उनको शनि का प्रकोप कम पड़ेगा। तो यहाँ बात प्रकोप की नहीं, बात है कि शनि की विशेष आशीर्वचन अगर आपको चाहिए तो उस दिन आपको शनि मंत्र की 11 माला कन्या राशि को जरूर ही करनी चाहिए। फिर आती है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए जो एकादश भाव में, पंचम भाव में ही आ जाते हैं शनि और राहु। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो पॉसिबल है आपको पढ़ाई करने का मन ना हो आने वाले 90 दिन। आपको आपके प्रेम संबंध में अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है, आपके एंगेजमेंट की बात चल रही है, तो पॉसिबल है कोई मिसकम्युनिकेशन हो, झगड़े फसाद हो सकता है कि किसी छोटी छोटी चीज पर छोटी छोटी चीज पर आप हंगामा शुरू कर दे, या एंगेजमेंट टूटने के आसार हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है लव लाइफ के लिए। और आपको चाहिए अपने मंगेतर यार या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल सादगी से अच्छे से पेश आए, और किसी प्रकार का विकार आने वाले 90 दिन तक ना आए आपके अंदर में। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि 12वीं राशि में तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज आने के कारण आपके सारे काम, अगर आपने लोन लेकर रखा है तो हो सकता है कि लोन आपको लेट मिले। हो सकता है कि आपके शत्रु आपको परेशान करें, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इसको एक प्रकार से शत्रु हंता योग भी कहते हैं। तो तुला राशि वालों को अच्छी खबर है कि वो अपने राइवल के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर शत्रुओं के ऊपर, जो प्रकट शत्रु हैं उसके ऊपर वो हावी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं पे वो शेष राशि वालों को, सॉरी, तुला राशि वालों को परेशान कर नहीं पाएंगे। तो दैट्स अ गुड थिंग्स अबाउट द तुला राशि। और उनको वर्क स्पेस पे काफ़ी बेनिफिट्स होगा, नेम और फेम भी मिलेगा, और पैसे कमाने की काफ़ी अच्छी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नए सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग होने के आपके चांसेस है, वो भी धार्मिक स्थल पर आप ज़्यादा घूम सकते हो, या ऐसे अवसर बनेंगे कि आप धार्मिक स्थल पर ज़्यादा घूमोगे। और साथ ही साथ बुध और सूर्य जो कि केतु के साथ में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, उसके कारण ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको लाभ मिलते मिलते कहीं कहीं पे आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दोगे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और उपासना क्षेत्र में आपको भी शनि महाराज की ही उपासना करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः। संभव हो तो उस दिन जब ग्रहण हो, काले तिल और काली उड़द का आपको दान करना है, काले वस्त्रों का दान करना है। और शनि मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः, इस महामंत्र का आपको जप 11 माला और साथ ही साथ 11 हनुमान चालीसा का जप करना है। और यदि संभव भी हो, मैंने कन्या राशि वालों के लिए भी बोला था, यदि संभव हो तो कन्या और तुला राशि दोनों को चाहिए कि उस दिन हनुमान चालीसा से पहले एक एक माला श्री राम मंत्र की, महान मंत्र की कर ली जाए तो अति श्रेष्ठ है। बिकॉज हनुमान जी बिना राम के रिझते ही नहीं। तो उनको बुलाने के लिए, उनके आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आपको तो राम नाम का एक माला जप करना ही चाहिए। उसके पश्चात हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव में ये चंद्रमा और राहु स्थिति होने वाली है, और उसके कारण उनके माँ के साथ में मतभेद हो सकते हैं। उनकी माँ बीमार हो सकती हैं, या उनके मन में कटुता या फिर डिप्रेशन जैसे भाव भी आ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि मन काफ़ी उदास रह सकता है आने वाले 90 दिन तक। तो आपको चाहिए कि आप अपनी चंद्रमा को स्ट्रांग करें। ऐसे लोगों को चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को, कि प्रतिदिन आने वाले 90 दिन तक भगवान महादेव को दूध और काले तिल के साथ में जल सहित अभिषेक करें, नमः शिवाय या फिर सांब सदाशिव, इस महामंत्र से जाप करें। जिससे कि आपके मन के जो क्लेश है, जो विकार है, जो क्रोध है, जो इरिटेशन है, वो नाश हो सके। और साथ ही साथ महादेव से प्रार्थना भी करें कि आपके अंदर जो गुस्सा है, जो डिप्रेशन है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नष्ट कर दीजिए। और उसके सामने ही यदि संभव हो तो एक माला महादेव महामृत्युंजय मंत्र की जप करें, जिससे कि आपका मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार आ जाए, और यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और अगर बात उपासना क्षेत्र की बात की जाए तो विष्णु मंत्र की उपासना उस दिन आप लोगों के लिए, जो अगर राम नाम की उपासना की जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँगा विष्णु मंत्र की उपासना अगर करेंगे उस दिन, एक माला या 11 माला विष्णु मंत्र की, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र की एक माला गणेश और गुरु महामंत्र के साथ आपको करनी है। तो दैट्स इट अबाउट वृश्चिक राशि। पर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और चीज है कि आने वाले 90 दिन तक उनके अपने बड़े भाई बहनों के साथ में
सिबलिंग्स में जो बड़े भाई भी होंगे, उनसे जो बड़े होंगे, उनके साथ उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट यदि कोई होंगे कोर्ट कचहरी के, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हाई होंगे। और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी बनने के आसार भी बन सकते हैं, यदि उनके जो वृश्चिक राशि वाले हैं या वृश्चिक लग्न है उनमें केतु में अगर द्वितीय भाव में बैठा है, या फिर मंगल की महादशा और शुभ अवस्था में हो, तो उनकी प्रॉपर्टी बनने के आसार आने वाले 90 दिन तक काफी अच्छे हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये गुरु अष्टम भाव में जाने के कारण उनको चाहिए कि गुरु अपने मेंटल का ध्यान रखे, उसको मान सम्मान दे। अन्यथा गुरु कुपित हो जाएंगे, अतिचारी तो चल ही रहे हैं, तो उनको काफी लाभ के बदले नुकसान हो सकता है, और उनके ज्ञान और विवेक शक्ति नष्ट हो सकती है, बिकॉज गुरु अष्टम में है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और जो अतिचारी फॉर्म में जा रहे हैं, तो अपने गुरु का, टीचर का, मेंटर का ध्यान रखें, मान सम्मान रखें। संभव हो इन 90 दिनों में एक या दो बार अपने गुरु या मेंटर को जाके उनके पैर छुए, उनको पीले रंग की मिठाई दे। कोई क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं है, पर मिठाई दे और पूरे श्रद्धा के साथ उनको पैरों को छू कर नमन करे। ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करूंगा धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए देखे तो तीसरे भाव के अंदर में चंद्रमा और राहु की स्थिति बनने के कारण इनको कहीं ना कहीं सोशली कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिस्कनेक्शन अनुभव होगा, यानी पड़ोसियों से, लोगों से डिस्कनेक्ट से आप रहोगे। कहीं ना कहीं से आपको जो मीटिंग करोगे, ये पॉसिबल है कि बिकॉज थर्ड इज ऑल्सो इन फॉर अ सोशल मीटिंग, सोशलाइजेशन। तो आपको संभव है कि आप मीटिंग उस दिन करोगे या आने वाले 90 दिन तक जो मीटिंग करोगे उसमें आपको सफलता कम मिले, मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो, आप पड़ोसियों के साथ में आपके शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाए। हो सकता है आपके बड़े छोटे भाई बहनों के साथ में, आपके भाभी के साथ में आपके झगड़े हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू बन सकता है। ये भी संभव हो कि आपको थोड़ा आलस्य, जड़ता आ सकता है, एक्शन लेने में आप थोड़े लेट हो सकते हो। धनु राशि वाले में ये पॉसिबल है। और अगर धनुराशि की बात भी की जाए कि उनके शुक्र आता है तभी अष्टम स्थान में, तो अपने स्पाउस के साथ में, पति या पत्नी के साथ में आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। पर डिस्प्यूट हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गुरु वहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं धनु राशि वालों के लिए, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट तो देगा ही, लेकिन साथ साथ में बॉन्डिंग भी कराएगा। और वो उसको धार्मिकता की तरफ भी जाएगा, बिकॉज सप्तम भाव में बैठे गुरु महाराज लग्न को देख रहे हैं, इसलिए धनु लग्न वाले या धनु राशि वाले धार्मिक धार्मिक कृत्य की तरफ भी वो जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये पॉसिबल है आप कहीं ना कहीं पे वर्क स्पेस पे काफ़ी एग्रेसिव हो जाए, तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है अपनी जबान पे और अपने बिहेवियर पैटर्न पर। जहाँ बात की जाती है उपासना क्षेत्र की, उस दिन चाहिए रात को जब आप बैठो, गणपति गुरु की एक माला करो, देसी गाय का दिया कीजिए। और साथ ही साथ आपको जो सूर्य उपासना उस दिन करो तो श्रेष्ठतम रहेगी। सूर्य, ओम रीम रीम सूर्याय नमः, इस महामंत्र का यदि जाप किया जाए तो आपको बहुत ही लाभ ही लाभ होगा। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि अपने घर में जितने नौकर हैं, जो आपकी टीम मेट है, अगर आप टीम हैंडल करते हो, उनको आप अच्छे से ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, ना गुस्सा करें, सैलरी टाइम पे दे दें। क्योंकि शनि वहाँ फोर्थ हाउस में बैठकर 10th पर मंगल के साथ में असर डाल रहा है। इसी कारण आपको चाहिए कि अपने से डाउनलाइन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके टीममेट है, आपके मेड है, नौकर चाकर है, उसके साथ सर व्यवहार करें, अन्यथा आपको करियर में काफ़ी तीव्र और नेगेटिव असर दिखाई दे सकता है। ये बात हुई धनु राशि वालों के लिए। अब बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए द्वितीय स्थान में चंद्रमा राहु महाराज की स्थिति बन रही है, जिसके कारण ये बहुत ही हाई पॉसिबल है आप काफी कड़वा बोलेंगे, और आपके पारिवारिक संबंध सुधरना तो दूर और भी बिगड़ सकते हैं। अपने जो परिवार है उसके साथ में आप लड़ाई झगड़ी छोटी छोटी बात पे अनबना बन सकते हो। और ये भी पॉसिबल है आपका लिक्विड कैश आपसे हाथ से जा सकता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने के भी आसार अगर यदि होंगे भी, तो वो हाथ से जा सकते हैं, या अगर वो हाथ में आया भी तो आप उसको खर्च कर सकते हो गलत कार्यों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात राशि वालों के लिए, उनको चाहिए कि अपनी जीवा पे, अपने टंग पर ध्यान रखें, किसी के साथ कटु व्यवहार ना करें आने वाले 90 दिन तक, क्योंकि ये पॉसिबल है फिर आपको बहुत ही बुरा असर दिखाई देगा, और आपके वाणी का प्रभाव से ही आप बुरी तरह से फंस सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको छाती में या चेस्ट पेन या फिर आंखों की कमजोरी होने के चांसेस बढ़ जाए। व्यापार
अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो 90 दिन तक के लिए एटलीस्ट भूल जाए, बिकॉज बुध और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो वहाँ आपको बुद्धिमानी यह रहेगी कि आने वाले कुछ 90 दिन से लेकर 180 दिन तक आपको चाहिए कि ना करें आप व्यापार, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कंटिन्यू रखें, और वेंचर स्टार्ट करने के लिए अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही, अपनी महादशा देखकर ही मकर राशि वालों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अपने पारिवारिक संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन अपने पति पत्नी के साथ में आपके संबंध में सुधार आएगा। और फिर साथ ही साथ ये भी संभव है कि आपको क्रोध भी ज़्यादा आएगा और आप थोड़े बहुत हल्की सी डिप्रेशन जैसे आपको लग सकती है। और अगर बात उपासना क्षेत्र की यदि की जाए, आपको चाहिए शक्ति की उपासना। मकर राशि वालों को चाहिए माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की उपासना, चंडी की उपासना, अथवा चंद्रमा के जप किया जाए ओम चंद्राय नमः इस महामंत्र की 11 माला। चंद्रमा के ग्रहण में 10:30 या फिर 10:09:58 को मन रहा है तो 10 बजे के आसपास बैठ जाए। गणपति गुरु की 1 माला और साथ ही साथ चंद्रमा की 11 माला जप करना है। और भी यदि विशेष संभव हो तो आपको चाहिए कि आकाश में बैठ जाए छत पर, और यदि टेरेस उपलब्ध हो तो वहां पर सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा की तरफ देखते हुए ही, जो कि ग्रहण ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, चाहे तो आग बंद करके या फिर आग बंद करते ही आकाश में कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलनी चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है। ग्रहण को देखना नहीं, ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। ये बात अलग है, कुछ लोग ग्रहण को भी देखते हैं, पर उस दिन ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और आपको चंद्रमा का जप करना है अधिक से अधिक 11 माला या जितना आप कर सको। उसके पश्चात आपको चाहिए मकर राशि। अब कुंभ राशि पर आता हूँ, जिसमें तो मूल रूप से ये ग्रहण लग रहा है। तो कुंभ लग्न वालों में लग्न में ही पहले ही भाव में 11 नंबर राशि में चंद्रमा राहु की स्थिति आने के कारण वो काफी परेशान हो सकते हैं, काफी चिड़चिड़ापन आ सकता है। मम्मी बीमार हो सकती है, मम्मी के साथ में आपकी कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थिति हो सकती है कि मम्मी के साथ आप बहुत ही ज्यादा झगड़ा करो, बातें ना करो। आपको सिर से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, या हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या फिर कोई ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रिलेटेड कोई ना कुछ इश्यू आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर में। और साथ ही साथ आपके अपने स्पाउस के साथ भी आपके इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने कंट्रोल कीजिए अपने टंग पर, और अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। आपको चाहिए उस दिन उपासना क्षेत्र में गुरु मंत्र की जाप करे 11 माला। गुरु ना हो तो केवल शाम सदाशिव इस महामंत्र का 11 माला जाप करे। गणपति की 1 माला, गुरु मंत्र की 1 माला, और शाम सदाशिव इस महामंत्र की आइदर शाम सदाशिव या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 11 माला जप करनी चाहिए। आपके अगर पैसे हैं तो रुके हुए रहेंगे, कैश फ्लो जल्दी से शुरुआत नहीं होगा। पर अच्छी बात यह रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं पे पैसे का स्रोत ऐसा इंतजाम हो जाएगा जहां आपको सख्त जरूरत थी। तो कुंभ राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि आपके अपने पिता के परिवार के साथ में आप थोड़े गंभीर रहोगे, बातचीत थोड़ा कम करोगे। और साथ ही साथ शुक्र छठे में भाव में होने के कारण आपको कहीं ना कहीं पे इश्यूज आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है, बैक पेन की भी आ सकती है, या मिड बैक पेन में आपको इश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। ईगो से आपको बचना है कुंभ राशि वालों के लिए। और जितना काम करो निष्काम भाव से काम करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा ही रहेगा। और अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम उस आने वाले 90 दिन तक ना करें। हो सके तो अवॉइड कीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करने के लिए। उपासना क्षेत्र की मैंने बात बता दी, आपको क्या करना है, गुरु और अथवा विष्णु महामंत्र का जाप करना है। फिर आता है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए 12th हाउस में चंद्रमा और राहु की स्थिति बनने के कारण आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जितना आपका पैसा आएगा शायद उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके बढ़ने लगेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको चाहिए कि आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कीन हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि शनि शनि जब केंद्र में आते हैं तो आपके व्यक्तित्व को गंभीर बनाते हैं और आपकी इंट्यूशन को भी अच्छी करती है। तो आपको चाहिए अपना जजमेंटल पावर सही जगह पे उसको इस्तेमाल कीजिए, ना कि नेगेटिव लोगों पर अपनी फोकस रखिए। और ये पॉसिबल है कि आपके अपने पत्नी के साथ थोड़े डिस्प्यूट हो सके, साथ साथ आपके पत्नी के अलावा आपके भाइयों के साथ विशेष रूप से आपके झगड़े हो सकते हैं। तो आपको मधिर वाणी रखना है। और साथ ही साथ अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, तो संतान होने के भी योग है, वो भी डॉटर यानी बेबी गर्ल होने के भी आसार हैं। और
लग्जरीज आइटम्स की तरफ आप अगर सोच रहे हो तो आपको चाहिए कि खर्चा कीजिए लेकिन थोड़ा कंट्रोल में कीजिए लग्जरीज आइटम्स के ऊपर में। और गुरु का घर में रोज एक गुरु मंत्र की एक माला नित्य के आने वाले 90 दिन तक। और विशेष रूप से शुक्र वहाँ पंचम भाव में स्थिति होने के कारण आपको चाहिए कि आप टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में आपको चाहिए कि शुक्र के लिए सबसे श्रेष्ठ हम जो मानते हैं, ठीक है, चंद्रमा या वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड आपको चाहिए कि आने वाले 90 दिन तक पानी भी पिए, मटके का पानी आपको पीना है, स्वच्छ पानी पीना है। और आपको चाहिए शक्ति की उपासना विशेष रूप से उस समय कीजिए जो सौम्य स्वरूपा हो, जैसे माँ पार्वती की उपासना अथवा महालक्ष्मी की उपासना भी आपके लिए अति उत्तम मानी जाएगी। तो महालक्ष्मी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, सबसे अच्छा मैं मानता हूँ एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम। तो श्रीम इस महामंत्र की आपको जप करना है 11 माला। उससे पहले महामंत्र विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी आपको एक माला जप करनी है। और उससे पहले गणपति और गुरु की एक एक माला जप करनी है उस रात्रि को। और आने वाले 90 दिन तक यदि संभव हो यही क्रम रखिए, गणपति की, गुरु महामंत्र की एक एक माला, विष्णु महामंत्र की ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी एक माला। और नित्य फिर आने वाले 90 दिन मैं बोलूँगा पूरे एक वर्ष तक आप यदि करो श्रीम श्रीम या श्रृंग इस महामंत्र की आपको एक माला नित्य करनी है आने वाले 90 दिन तक। फिर आप देखोगे आपका फाइनेंस बहुत ही सुधर जाएगा, जो आप काम अटक रहा है आपका वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। और मीन राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान ये भी रखना है कि आप किसी के पैसे रोके नहीं। यदि आपकी कंपनी है, एम्प्लॉयज आपके नीचे काम करे, किसी को अब्यूज ना करे, किसी को परेशान ना करे, और किसी की पगार ना रुके, वरना आपकी पगार रुक जाएगी, मतलब आपका फिर धंधा रुक जाएगा। तो ये बात हमें कि 12 राशि के ऊपर में आशा रखता हूँ आपको जो मैंने ज्ञान दिया है अपनी राशि के अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण आपको भय भी लग सकता है, आपको खुशी भी आ सकती है पॉजिटिविटी आने के कारण। पर जो भी उपासना क्षेत्र की मैंने वहाँ बात की उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और बस यही आशा रखता हूँ कि आप सबका जीवन सुखमय रहे। जय हिंद, जय भारत।